इंस्पेक्टर का दिमाग घूम रहा था। वो शक करे भी तो किस पर? त्यागी तो पुराना सरकारी कर्मचारी है और सीधा प्राणी दिखता है। उसने अपनी सच्चाई भी सामने रखी। उसकी पत्नी बीमार है, कैंसर की मरीज है, ज्यादा बोल नहीं पाती, सहारा लेकर चलती है। उससे भी बयान तो लेना पड़ेगा, पर कोई खास उम्मीद नहीं है। पहले से बीमार महिला को क्या परेशान करना। शुक्ला मैडम और फेरी वाले भी नागदा से ट्रेन में चढ़े। अब बचता है वो साजिद खान। मुझे शुरू से ही उसका व्यवहार कुछ अजीब लग रहा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज भी कुछ अजीब सी है। उसकी आंखों से मुझे क्रिमिनल वाली फीलिंग आ रही थी, मगर पता नहीं क्यों मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाया। शायद इसीलिए कि मेरे दिमाग में कहीं ये बात थी कि ये सामान्य मृत्यु है। जब से साजिद खान से मिला हूं वो थोड़ा असहज भी लग रहा है, मगर त्यागी भी आदमी थोड़ा तेज ही है। आज के जमाने में किसी का कुछ कहते नहीं बनता। अब कौन क्या कर दे पता नहीं। थाने चलकर दोनों से बात करता हूं। अचानक इंस्पेक्टर ने फोन उठाया और तोमर का नंबर डायल किया। तोमर, शामगढ़ फोन करके वहां के स्टेशन और आसपास की सीसीटीवी फुटेज मंगाओ। पता करो कि ये आदमी जो मरा है क्या नाम है उसका। वैभव जोशी। क्या वो सचमुच वहां उतरा था? और अगर उतरा था तो वहां से कहां गया और कैसे गया? जल्दी से जल्दी पता करके बताओ। थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर ने त्यागी को बुलाया। त्यागी जी, उस आदमी का मर्डर किया गया है। स्वाभाविक मौत नहीं मरा, और आपका कहना बिल्कुल ठीक है। वो शामगढ़ में उतरा था। इस बात की तस्दीक उसकी मोबाइल फोन लोकेशन से हुई है और हमने सीसीटीवी फुटेज मंगाए हैं। अब आप ये बताइए कि जब वो दिल्ली से बैठा था तो क्या किसी तनाव में था? क्या उसे कोई फोन वगैरह आया था, या आपकी उससे कोई बात हुई हो तो वो बताइए। त्यागी जी एकदम सख्ते में आ गए। क्या कह रहे हैं आप? उसका मर्डर हुआ है? हे ईश्वर, मेरी आंखों के सामने वो जिंदा था और दिल्ली से बिल्कुल सामान्य स्थिति में आकर बैठा था। जब दिल्ली से गाड़ी चली तो थोड़ी देर बाद हम पति पत्नी ने घर से लाया हुआ खाना खाने के लिए निकाला। मैंने उससे भी पूछा था क्या आप भोजन करेंगे, मगर बड़ी विनम्रता से उसने इनकार कर दिया था और वहां से उठकर चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस लौटा तब थोड़ी बहुत बात हुई, जिसमें उसने बताया कि वो उज्जैन जा रहा है भगवान महाकाल की भस्म आरती के दर्शन करने। पहले भी कई बार महाकाल दर्शन के लिए आ चुका है, ऐसा बता रहा था। मैं आपको बता चुका हूं कि आदमी ठीक था। उसने दिल्ली में मेरी पत्नी को ट्रेन में चढ़ाने में मेरी मदद भी की थी। उसने वहां बस मुझसे ये पूछा था कि क्या हम भी उज्जैन ही जा रहे हैं। यही सब बात हुई थी। फिर हम सोने की तैयारी करने लगे। उसने भी अपना स्लीपिंग बैग निकाला और उसमें घुसकर हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगा। हम लोग भी कुछ देर में सो गए थे। तब तक ना तो उसके पास किसी का फोन आया और ना ही उसने हमसे या किसी और से कोई बात की। वो पूरे समय अपने मोबाइल में ही बिजी था। जब वो सुवासरा या शामगढ़, मुझे नहीं पता कहां, गाड़ी से उतरा, तब भी सिगरेट के धुएं से मेरी नींद खुली। तब मैंने सुना कि उसका मोबाइल बजा था। उसने बात की या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन सर बहुत गलत हुआ। जवान आदमी था। पता नहीं पत्नी बच्चे कौन कौन है परिवार में। इंस्पेक्टर सिंह ने कहा, जी उसके परिवार में कोई नहीं है, वो अकेला था। उसके माँ बाप बचपन में गुजर गए और उसके दादाजी ने ही उसे पाला था। अभी हमारे पास इतनी ही जानकारी है। कल उसका कोई मैनेजर है, वो यहाँ आएगा, तभी हमें उसके बारे में कुछ पता चल सकेगा। आप ऐसा करिए, अपनी यात्रा जारी रखते हुए उज्जैन चले जाइए और वापसी में अगर कोई जरूरत होगी तो हम आपको यहाँ बुला लेंगे। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, जैसा आप कहें। कहते हुए त्यागी जी जाने लगे। त्यागी जी, जाते हुए उस साजिद खान को अंदर भेज दीजिएगा। सिंह ने बोला। जी सर। ये आदमी जरूर अजीब लग रहा था सर। बड़ी देर तक दिल्ली स्टेशन की बेंच पर बैठा रहा। ट्रेन चलने लगी तब भागते भागते चढ़ा। ट्रेन में भी आकर नजरें चुराता रहा। अंधेरे में खिड़की से बाहर देखता रहा। मैंने बात करने की कोशिश भी की, पर उसने रुख नहीं मिलाया। आओ साजिद,
तुम्हें पता है उस आदमी का मर्डर हुआ है? इंस्पेक्टर सिंह ने साजिद से पूछा। क्या? अरे नहीं सर, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक बैठा था और आदमी भी शरीफ दिखता था। फिर उसका मर्डर कोई क्यों करेगा? यही तो मैं जानना चाहता हूं। जरा अपने बारे में कुछ बताओ, इंस्पेक्टर सिंह ने साजिद को घूरते हुए पूछा। सर, क्या आपको मुझ पर शक है? साजिद ने पूछा। सच कहूं तो हाँ है, मुझे तुम पर और त्यागी दोनों पर शक है, क्योंकि यही मेरा काम है। और फिर उसके साथ तुम दोनों के अलावा वो बुजुर्ग महिला थी जो पहले से ही बीमार है। चलो, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, उसका जवाब दो, बजाय इसके कि तुम मुझसे सवाल करो, इंस्पेक्टर सिंह ने थोड़ा कड़क लहजे में कहा। साजिद ने एक ठंडी सांस ली और कहा, सर, मेरा इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। ये सही है कि मैं उस कोच में था, मगर मैं आपको बता चुका हूं कि मैं नशे में था और मुझे ज्यादा बात करने की आदत नहीं, इसलिए मेरी उससे तो क्या, त्यागी से भी कोई बात नहीं हुई। मैं पुरानी गाड़ियां खरीदने बेचने का धंधा करता हूं और इसी सिलसिले में इंदौर जा रहा हूं। लगभग 3 साल पहले मैंने एक पुरानी गाड़ी खरीदी थी जो किसी डॉक्टर को बेची थी। बाद में पता चला कि वो गाड़ी चोरी की थी और उसके कागज नकली थे। वो गाड़ी इंदौर से उठाई गई थी। मुझ पर वहां एक मामला दर्ज है और इसी सिलसिले में मुझे बार बार इंदौर जाना पड़ता है। मैं तुम्हें देखकर ही समझ गया था साजिद कि तुम मुझसे निगाहें चुरा रहे थे। कोई तो बात है जो तुम हमसे छिपा रहे हो, इंस्पेक्टर सिंह बोले। नहीं सर, छिपाने जैसी कोई बात नहीं है, मगर आपने पूछा नहीं और मैंने बताया नहीं, बस इतनी सी बात है, साजिद ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। जाहिर था उसका पुलिस वालों से कई बार आमना सामना हो चुका था। वो कहीं से भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था। कोई भी साधारण आदमी पुलिस के सामने आते ही थोड़ा घबरा जाता है। ये नेचुरल घबराहट साजिद के चेहरे पर नहीं थी। उसने बिना घबराए जिस सहजता से जवाब दिए, इंस्पेक्टर सिंह का शक और बढ़ चला था। वो बोले, साजिद, तुम अपना मोबाइल नंबर, घर का पता और आधार कार्ड नंबर सहित सारी जानकारी थाने में जमा करके जाओ। हम जब भी तुम्हें बुलाएंगे तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, साजिद ने जवाब दिया। जरूर सर, जब भी आपको मेरी जरूरत हो मैं जरूर आऊंगा। साजिद बाहर जाने लगा। तभी इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम कुछ और तो नहीं छुपा रहे हो? तुम स्टेशन पर इतने असहज क्यों थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, जो पता था बता दिया। और जहां तक असहज होने की बात है, मुझे कोर्ट कचहरी में फंसने का डर सता रहा था और वही हुआ। अब आप बार बार बुलाएंगे हमें समन भेजकर। आप लोगों के लिए रोज का काम है साहब, हम बिजनेस वाले लोग हैं, एक दिन दुकान पर ना रहे तो नुकसान होता है। चलिए कोई नहीं, अब जो होगा सो देखा जाएगा। अब मैं जाऊं? साजिद ने कहा। ठीक है जाओ, पर याद रखना, मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, आज नहीं तो कल पकड़ा जाता है। मुझे पता है साहब, पर मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, ये आप भी ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज। दिन भर की थकान के बाद इंस्पेक्टर सिंह घर जाने को निकले ही थे कि उन्होंने देखा अपने पति के साथ बाहर बैठी शुक्ला मैडम रो रही थी। अरे मैडम, आप अभी तक यहाँ हैं? घर क्यों नहीं गई? इंस्पेक्टर सिंह ने पूछा। सर, आपने जाने को कहा ही नहीं। अरे सर, मैंने सच में कुछ नहीं किया। मेरा इस आदमी से या इस घटना से कुछ भी लेना देना नहीं है। बस मेरी गलती यह है कि मैं लेट होने की वजह से उस डिब्बे में चली गई, शुक्ला मैडम रोते हुए बोली। अरे नहीं मैडम, आपका बयान हो गया है, आप घर जा सकती हैं, ठीक है, और परेशान होने की जरूरत नहीं है, इंस्पेक्टर ने कहा। परेशान होने की तो बात ही है, आपने सुबह से एक महिला को थाने में रोक रखा है और आप कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, श्रीमान शुक्ला जी ने कहा। वो किसी सांध्य दैनिक के पत्रकार और मैडम के पति थे। उनकी बात को अनसुना करते हुए इंस्पेक्टर ने कहा, कानून की मदद करना हर नागरिक का धर्म है, इसमें महिला या पुरुष नहीं देखा जाता। आगे भी जरूरत होगी तो मैडम को बुलाया जाएगा, समझ गए, या हिंदी में समझाना पड़ेगा? इतना कहकर इंस्पेक्टर घर की ओर बढ़ चले। अगले दिन सुबह उनके आने से पहले थाने में एक शख्स बैठा था। सफेद सफारी सूट में, सफेद बालों की मैचिंग के साथ तंबाकू के धब्बे लगे दांतों वाला वो शख्स इंस्पेक्टर को देखकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। भर्राती हुई आवाज में बोला, सर, मैं रमेश शर्मा, जेजे कॉर्पोरेशन में मैनेजर हूं। वैभव जोशी हमारे मालिक थे। और वो दहाड़ मारकर रोने लगा।
इंस्पेक्टर ने उसे हाथ पकड़कर कुर्सी पर बिठाया और पानी मंगवाया। इंस्पेक्टर सिंह ने बहुत नरमी के साथ कहा, शर्मा जी पानी पीजिए और मुझे ये बताइए कि कौन था ये वैभव? उसे क्यों मारा गया? क्या उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी या कोई और बात थी? मारा गया मतलब क्या बिट्टू भैया को मारा गया है? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो तो बिल्कुल सीधे आदमी थे। अभी पिछले साल ही तो वो इंग्लैंड से वापस भारत आए थे। वो तो अपने काम से काम रखने वाले इंसान थे और यहाँ उनकी इतनी जान पहचान भी नहीं थी ज्यादा लोगों से। कोई दोस्त भी नहीं, कोई दुश्मन भी नहीं। उन्हें कोई कैसे मार सकता है? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। शर्मा जी ने रोते हुए कहा, नहीं शर्मा जी, बिल्कुल सच है। वैभव जोशी का मर्डर हुआ है। उसे किसी ड्रग का हाई डोज देकर मारा गया है। थोड़ा अच्छे से सोचकर बताइए, क्या उसकी किसी से दुश्मनी थी? परिवार में या बिजनेस में, या कहीं किसी लड़की का कोई चक्कर तो नहीं था? इंस्पेक्टर सिंह ने पूछा। नहीं नहीं सर, बिट्टू भैया तो बहुत छोटी उम्र से इंग्लैंड चले गए थे पढ़ने और आमतौर पर वहीं रहते थे। छुट्टियों में वापस अपने दादाजी के पास आया करते थे। वहीं रहकर वो गुरुजी के संपर्क में आए और आध्यात्म की तरफ उनका बहुत झुकाव था। कुछ साल पहले तक तो वो संन्यास लेकर अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करना चाहते थे, मगर अपने दादाजी मतलब हमारे सेठ जी के दबाव की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी उन्होंने शादी ब्याह कुछ नहीं किया और अपने धर्म कर्म पूजा आध्यात्म ही लगे रहते थे। उनकी दुनिया उनके और गुरुजी तक ही सीमित थी। गुरुजी की सेवा और प्रभु भक्ति में रमे रहते थे हमारे भैया। वो तो इतने सीधे थे कि भूल से भी कभी किसी का दिल नहीं दुखाया होगा, तो दुश्मनी क्या करेंगे। जहां तक बिजनेस का सवाल है, वो तो सब मैं ही संभालता हूँ सेठ जी के जमाने से। वो तो केवल कभी कभार ऑफिस आ जाया करते थे। और परिवार की बात है तो उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। उनके माता पिता ने इंटरकास्ट लव मैरिज की थी, इसलिए उनका उनके परिवार से कोई रिश्ता कभी नहीं रहा। उनके पिताजी भी इकलौते बेटे थे हमारे सेठ जी के। वैभव के माता पिता की मृत्यु के बाद केवल हमारे सेठ जी मतलब वैभव के दादाजी और वैभव ही इस परिवार में बचे थे। बहुत बुरा हुआ सर, बहुत बुरा हुआ। मेरा तो अब ईश्वर पर से विश्वास ही उठ गया है। करोड़ों की जायदाद, धन संपत्ति, सुख सुविधा सब कुछ था इस बच्चे के पास, मगर फिर भी वो ईश्वर की सेवा और दान पुण्य धर्म अध्यात्म की राह पर था। जैसे पैसों से, संपत्ति से, बिजनेस से कोई मतलब ही नहीं था। फिर भी ईश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया, और वो भी इस तरह से। नहीं नहीं, ये कहते हुए वो फिर जोर जोर से रोने लगे। शर्मा जी, अपने आप को संभालिए। अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम वैभव के हत्या करने वालों तक पहुंच जाएंगे। मुझे जरा और तफसील में बताइए, वैभव यहाँ क्यों आया था? इंस्पेक्टर सिंह ने पूछा। शर्मा जी ने जवाब दिया, वो लगभग हमेशा से भगवान महाकाल की भस्म आरती करने उज्जैन आया करते थे। भगवान महाकाल में उनकी बहुत श्रद्धा थी। और ये भी देखिए कि इतने धनवान और साधन संपन्न होने के बावजूद फ्लाइट के बजाय ट्रेन से सफर करते थे। उनकी योजना थी कि एक बहुत बड़ी गौशाला बनाई जाए, जिसमें 1 लाख निराश्रित गायों को आसरा दिया जाए। वो यहीं उज्जैन के आसपास कहीं जमीन भी तलाश रहे थे। इसी सिलसिले में वो आसपास के एक क्षेत्र में भी घूमे, पर अभी तक कोई जगह तय नहीं हुई थी। परसों भी वो उज्जैन जाने के लिए ही निकले थे। दरअसल गुरुजी के कहने के बाद से वो उज्जैन आने जाने लगे थे। जब भी वहां से मतलब गुरुजी के यहाँ से उज्जैन जाने का मुहूर्त बता दिया जाता था या जाने के निर्देश आते, बिट्टू भैया तुरंत निकल पड़ते थे उज्जैन के लिए। और इसके आगे इंस्पेक्टर ने क्या कार्रवाई की